स्वप्न आता स्वर्ग का, दीर्घकोर को में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। रास्तों का एक कांटा, रास्तों का एक कांटा, पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन, आंख में हो स्वर्ग लेकिन, पांव धरती पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। जो लोग भी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो काफी नजदीक है, उन लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय 2 years एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। इसमें मैं बात करूंगा जो सीसेट में जो पैसेज आते हैं उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्यों बच्चे जीएस क्वालिफाई करने के बाद भी सीसेट में अटक जा रहे हैं। कुछ चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, उन्हीं सारी चीजों को मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि जीएस पेपर में क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है और सीसेट में क्या क्या सावधानी से हम लोग अपना सीसेट बहुत अच्छा से क्वालिफाई कर लेंगे। तो इन सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। वीडियो शुरू करो उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर जो लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलती रहे। ताकि हाथ इस वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सीसेट पैसेज कॉम्प्लिकेशन। सीसेट के पैसेज में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसको समझेंगे और उसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई पैसेज आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है क्या ये तो सबसे आसान है, पैसेज पढ़ना है उसके बेस पे आंसर देना है। जबकि ये ध्यान देना है कि पैसेज कितना बड़ा होता है, उसका लेंथ कभी कभी पैसेज का बहुत बड़ा होता है, कोई कोई पैसेज छोटा होता है, लेकिन मैक्सिमम पैसेज जो होते हैं काफी बड़े होते हैं, जिसमें क्या होता है आपको टाइम कंज्यूम होता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है। उसके बाद एक और बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये शुरू होता है कि पैसेज देने के बाद कुछ नीचे जो टर्म होते हैं, जैसे अजम्पशन दे दिया या मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन दे दिया या मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इंटरफेरेंस दे दिया या बेस्ट रिफ्लेक्टिव क्रक्स दे दिया। तो इन सारी चीजों को जब पहली बार हम लोग फेस करते हैं तो इसका मीनिंग ही माइंड में नहीं आता है। क्या बोल रहा है, अजम्पशन क्या होता है, पूर्व धारणा क्या है, या सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण पूर्व धारणाएं बताना है, यानी मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन बताना, या कभी ऐसा पूछ दिया कि सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष बताना है आपको, यानी मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस। साथ ही कभी कभी ये पूछ दिया कि मर्म को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, यानी मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, यानी बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स, ऐसा चीजें आ जाता है। साथ ही कभी ऐसा पूछ देता है पैसेज देने के बाद कि सर्वाधिक निर्णायक संदेश बताइए, यानी बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज बताइए, या कभी ऐसा पूछ दिया कि सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाइए, यानी बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल इन्फेरेंस। जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी जैसे मैंने बोला कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल इन्फेरेंस, तो दूसरा बात मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज, या बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया, या बेस्ट रिफ्लेक्ट द रैशनल एंड प्लॉसिबल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। तो ऐसे चीजें आता है, सबका मीनिंग अलग अलग है, तो इन सारी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। यानी सर्वाधिक निर्णायक संदेश क्या है पूछ दिया तो बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज पूछ रहा है ना, तो उस चीज को कंसीडर करके ही हमको अपना ऑप्शन चूज करना है। या कभी पूछ दिया कि सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, यानी बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फेरेंस पूछ रहा है, तो इन चीजों को ध्यान देंगे। या कभी पूछा कि सर्वोत्तम सार क्या है, यानी बेस्ट समअप क्या है, तो इन सारी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। कभी पैसेज पढ़ लिया और उसके बेस पे जब हम लोग आंसर देखते हैं तो ये जो टैग है इसको हम लोग भूल जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बेस पे आपको डिसाइड करना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। या कभी ऐसा पूछ दिया कि केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से कौन सा स्टेटमेंट है जो दर्शाता है, यानी बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का। या जैसे पूछा कि विवेकपूर्ण, युक्ति युक्त या व्यवहारिक निहितार्थ को बेहतर दर्शाता है, यानी बेस्ट रिफ्लेक्ट द रेशनल, प्लॉसिबल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। तो ये चीजें देखना है ना, तो इन चीजों को ध्यान देना है, इसको ऐसे मगर ऐसे बिना ध्यान दिए हुए ऑप्शन को नहीं देखना है। या कभी ऐसा पूछ देगा कि सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव को बेहतर दर्शाता है, समझ रहा है ना। तो इसमें बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रेशनल एंड प्रैक्टिकल सजेशन के बारे में बात कर रहा है, तो इसको ध्यान में रख के ही अपना ऑप्शन देखेंगे।
पैसेज पढ़ने के बाद जब ऑप्शन देखते हैं तो सारे ऑप्शन लगते हैं कि सिमिलर है, लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे? एक तो मैसेज इतना दिग्भ्रमित करने वाला होता है कभी कभी, यानी एक सम्मोहन होता है मैसेज में, इतने स्ट्रॉन्ग जो एक डीप सेंस होता है, एक डीप मीनिंग होता है किसी भी मैसेज का, जो काफी एक अच्छा लगता है पढ़कर। आप थोड़ा देर के लिए कहते हैं कि अरे यार यूपीएससी काफी अच्छा मौसम, मगर एक मैसेज भी मिलता है उस पैसेज से, तो कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है, कितना सुंदर मैसेज ये पैसेज देता है। तो जब ऐसा लगता है तो एक सम्मोहन क्रिएट होता है। तो इन सारे चीजों को लेकर अवेयर रहना है कि मैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो चीजें आती हैं उसको भी ध्यान देना है। यानी ऑप्शन देखने से पहले जो पूछ रहा है, यानी जैसे उप सिद्धांत को बेहतर दर्शाता है, यानी बेस्ट रिफ्लेक्ट द कोरोलरी। पहली बार जो एग्जाम देने जाते हैं ना, उन लोगों को इन सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है, या अगर वो पहले से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करे हैं तब तो कुछ आइडिया हो जाता है, लेकिन एकदम से जो एग्जाम में जाते हैं बैठते हैं उन लोगों को इन सारी चीजों का आइडिया नहीं रहता है। जैसे कभी पूछ दे कि लेखक के संदेशों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, यानी बेस्ट रिफ्लेक्ट द मैसेज ऑफ द ऑथर, तो ये पूछा। या कभी इस विचार पर आधारित है, यानी बेस्ड ऑन द आइडिया डेट, ऐसे करके पूछा। या कभी ऐसा पूछ दिया कि व्यवहारिक, तर्कसंगत और टिकाऊ समाधान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, यानी बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिकल, रेशनल एंड लास्टिंग सॉल्यूशन। या कभी ऐसा पूछ दिया कि अंतर्निहित स्वर को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, यानी बेस्ट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइन टोन। तो जो ऑप्शन आप देखेंगे वो इस बेस पे आप देखेंगे कि बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, इस पैसेज का अंडरलाइन टोन को क्या बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी के बेस पे आप ऑप्शन देखेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हाई चांस हो जाता है आपका पैसेज गलत होने का। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। साथ ही पैसेज पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना है कि लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपको चीजें समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे दो लैंग्वेज होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए होते हैं। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, या कोई पैसेज पढ़ी, या किसी जगह कोई शब्द होता है, कोई वर्ड आप मीनिंग आ गया हिंदी में, तो उसका मतलब नहीं पता, तो आप इंग्लिश में शिफ्ट कर सकते हैं। इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश में समझ में नहीं आता, हिंदी देख लीजिए। यानी मेन बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी पैसेज समझ में आए ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज नहीं। ये नहीं कि हिंदी में पढ़ रहे तो हिंदी में पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे रिप्लाई करिएगा, कैसे सही आप आंसर को चूज कर पाइएगा, कैसे सेलेक्ट करिएगा सही आंसर। इसलिए अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज नहीं। लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपके लिए कन्वीनियंस है उसमें आप शिफ्ट करिए, और पैसेज को अच्छा से समझ में आना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद नीचे जो मैंने बताया, जैसे बेस्ट रिफ्लेक्ट अंडरलाइन को, ऐसे जो चीजें होती है, अजम्पशन क्या है, मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन क्या है, लास्टिंग सॉल्यूशन क्या है, कोरोलरी क्या है, तो इन सारी चीजों को ध्यान देना है। मैंने जब पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दिया था, तो मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि इन चीजों को समझना। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि पैसेज तो पढ़ लिया, लेकिन कैसे ऑप्शन कैसे चुनना है, क्योंकि ये सारा चीज मेरे लिए पहली बार फर्स्ट टाइम मिला था। तो आप लोग इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखिए, सीसेट में ना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बस क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 33% मार्क्स की जरूरत होती है। बस आपको 66 नंबर डालना है, उसके बाद आप क्वालिफाई कर जाते हैं इस पेपर को। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, यानी नॉट नेसेसरी टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ओनली पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड, यानी 33%, यानी 66 नंबर, 66 मार्क्स ही आपको इसमें लाना है। तो आपको एकदम से परेशान होकर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के जल्दी में आपको ज्यादा राउंड नहीं करना है। कूल होकर चीजों को बहुत ध्यान से समझकर आगे बढ़ना है। देखिए, पिछले कुछ सालों में सीसेट में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई सीसेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सारी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। ये आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा। अब देखिए, उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है, 80 क्वेश्चन है, बहुत सारे पैसेज हैं, मैथमेटिक्स क्वेश्चंस है और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप रैपिडली ओवरव्यू कर लीजिए सारे क्वेश्चन को फर्स्टली, यानी रैपिडली ओवरव्यू ऑल क्वेश्चन फर्स्टली, यानी सबसे पहले सारे क्वेश्चन को रैपिडली एक बार देख लीजिए, पलट के आराम से देख लीजिए, 2-3 मिनट में आप देख लीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद डिसाइड करिए कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए आसान है। जैसे कभी कभी क्या होता है,
जैसे आप 2021 का या 22 का जब क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें कुछ मैथ्स है, जैसे ये क्या, जैसे परसेंटेज का कुछ मैथ है जो दोनों साल में आ रहा है, दोनों साल से ये क्वेश्चन आ रहा है और ये आसान है। तो जो डुएबल क्वेश्चंस है उसको पहले निपटा लीजिए। अगर कुछ मैथ है जो आप आसानी से कर सकते हैं तो उसको सबसे पहले कर लीजिए। उसके बाद आप दूसरी चीज को देखिए। अगर आपको लगता है कि ये इनफ है, जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स से या और कुछ इजी चीजें जो आपको लगता है इससे मैं बिना रॉन्ग करे हुए अच्छा से परफॉर्म कर सकता हूँ, अच्छा से इसका आंसर दे सकता हूँ, अगर वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, आपको लगता है कि हाँ इतना से मैं इस पेपर को क्वालिफाई कर जाता हूँ, तो अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। ज्यादा अटेम्प्ट करिएगा और जो चीजें समझ में नहीं आ रही उसको अटेम्प्ट करिएगा तो फिर रॉन्ग होने का ज्यादा स्कोप बनता है, यानी आपकी स्कोर है वो कट डाउन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए दूसरा चीज ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अंडरस्टैंड नहीं होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, तो लीव दैट क्वेश्चन दैट नॉट अंडरस्टैंड। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं उसको छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आता है फिर भी आप उसको अटेम्प्ट करते हैं तो हाई चांस टू बी रॉन्ग, जिसके चलते क्या होगा, कट डाउन योर स्कोर। आपको पता है 1/3 निगेटिव मार्किंग है तो आपके स्कोर को ये कम कर देगा। तो इन चीजों को भी ध्यान देने की जरूरत है। अब इसके बाद मैं जीएस के बारे में कुछ चीजें आपको बताता हूँ। देखिए जीएस में क्या होता है, जो करंट का क्वेश्चन है वो हाईली इनप्रेडिक्टेबल होता है। तो जैसे क्वेश्चन आता है, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं जो लगता है कि इतना पढ़ा लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा पूछ दे यूपीएससी की, इसका आंसर तो पता ही नहीं है, तो पैनिक नहीं करना है। पहले से माइंड मेकअप करके जाना है कि करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है वो हाईली इनप्रेडिक्टेबल होता है, उसको पहले से प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को एक्सेप्ट करके जाइए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो इसकी लोड लेने की जरूरत नहीं है, इसको लेकर आप पैनिक नहीं करें। जितना हो सके कूल रहने का कोशिश करें, रिलैक्स रहने का कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई कोई ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एक जैसे लगते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन करे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन ऐसे डिजाइन किए होते हैं जो सारे ऑप्शन लगते हैं कि सेम है, एक जैसे है, तो वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लगता है कि सारे इसके ऑप्शन सेम है, वहां पे आप जब डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो कोशिश करिए कि उसको छोड़ दें, क्योंकि वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि रॉन्ग हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लगता है कि ये तो मैं पढ़ा हूं, इसे सही कर सकता हूं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है, तो वहां पे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक एक होती है जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि कट डाउन द ऑप्शन दैट यू थिंक रॉन्ग, यानी जो ऑप्शन आपको लगता है कि रॉन्ग है उसको पहले आप कट करिए, उसके बाद जो बचता है उस पर कंसिडर करिए। यानी एलिमिनेशन जो टेक्निक होती है उसके थ्रू आप आगे बढ़ के आप करेक्ट आंसर तक जा सकते हैं। तो जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो यहाँ पे यूजफुल आपके लिए हो सकता है यूपीएससी के पेपर के लिए जीएस में। देखिए आगे क्या है कि लास्ट में चीजें आपको ये नेक्स्ट चीजें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पेपर के लिए सबसे पहले आपका जो हेड है वो काम हो, यानी एकदम से रिलैक्स मूड में जाइए, क्योंकि एग्जाम में जाके जो भी आप पढ़े हैं उसके बेस पे आपको परफॉर्म करना है, तो पैनिक नहीं हो। अगर पैनिक होता है ना तो परफॉर्मेंस वर्स हो जाता है, यानी सबसे खराब परफॉर्मेंस हो जाएगा अगर आप पैनिक कर जाते हैं। जो जानते होंगे उसको भी आप अच्छा से वहां पे दे नहीं पाइएगा, उसका यूज नहीं कर पाइएगा। इसलिए सबसे बेहतर है कि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एकदम से काम माइंड के साथ जाइए और ट्राई टू बी रिलैक्स। एग्जामिनेशन हॉल में रिलैक्स होके चीजें देखिए और आराम से कर आइए, एग्जाम देकर आइए। ठीक है, एकदम से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने पे चीजें गड़बड़ हो सकती है, आपका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। ठीक है, तो इस एग्जाम के लिए जितना रिलैक्स हो कूल होके जाइए, ठीक है, और जाके अच्छा से एग्जाम दीजिए। देखिए दोस्तों एक और चीज, ये जो जीएस का पेपर है ना, ये इसमें रिक्वायर होता है कि आपका जो मेमोरी है वो गुड हो, यानी अच्छा मेमोरी, गुड मेमोरी एक्सेप्ट करता है यूपीएससी, कि आपका रिटेंशन पावर अच्छा हो, आप चीजों को कितना ज्यादा चीजों को याद कर पाते हैं, सीक्वेंस में कैसे याद कर पाते हैं, क्रोनिकल क्या बोला जाता है, एक सीक्वेंस में चीजों को कैसे याद कर पाते हैं, क्रोनिकल ऑर्डर में चीजों को कैसे याद रखते हैं।
तो इन सारे चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि कुछ निमोनिक टेक्निक होता है जो आपको चीजों को याद रखने में हेल्प कर सकता है। जैसे अगर एशियन कंट्री का नाम पूछा जाए, एशियन कंट्री का नाम बताइए, तो देखिए 10 एशियन कंट्री है, लेकिन कौन कौन से हैं? तो इसके लिए एक निमोनिक टेक्निक है कि प्लीज टर्न ओवर लेफ्ट इन कंबोडिया टू मीट दी एमबीबीएस। तो जैसे पहला लेटर अगर आप इस सब का देखें तो जैसे पी से क्या हुआ, फिलीपींस, टी से थाईलैंड, बी से वियतनाम, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, सी से कंबोडिया, एम से मलेशिया, बी से ब्रुनोई, बी से बर्मा और एस से सिंगापुर। तो ऐसे करके इस निमोनिक टेक्निक के थ्रू आप चीजों को याद कर पाते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है, यूजफुल हो जाता है आपके जो सीक्वेंस में चीजें याद करना है, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको याद रखने में या उसका नंबरिंग याद रखने में, तो ये निमोनिक टेक्निक वहां पे यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ निमोनिक टेक्निक के लिए। किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया हु प्रैक्टिस बुद्धिज्म, यानी प्राचीन भारत के कौन कौन से राजा थे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए बापू कहा एक निमोनिक टेक्निक है। तो बी से क्या होगा, ए से क्या होगा, पी से क्या होगा, यू से क्या होगा, ऐसे करके हम लोग याद करेंगे। जैसे बी से बिंबिसार, ए से अशोका, पी से प्रसन्नजीत, यू से उदयसेन, के से कनिष्का और एच से हर्षवर्धन। तो ऐसे करके हम लोग चीजों को रिटेन कर लेते हैं, रिमेम्बर कर लेते हैं। तो निमोनिक टेक्निक भी आपके GS1 के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इन सारी चीजों को आप यूज कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने में। इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा अपने बड़े भाई साहब के एक कोटेशन के साथ। वो कहा करते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यानी असफलता जो है उसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करिए और अपने गलतियों को फाइंड आउट करिए, एनालाइज करिए कि क्यों ऐसा हो रहा है और फिर उस पर काम करिए। एग्जाम के बस कुछ दिन पहले ही इस वीडियो को लाने का यही पर्पस है कि अगर किसी को भी इस वीडियो से हेल्प मिले तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए सार्थक रहेगा। दोस्तों, आप अपनी रचनात्मक टिप्पणियों, आलोचनाओं और सुझावों द्वारा हमारा अगला प्रयास बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही की प्रतीक्षा में खुला है। नमस्कार। मस्त मलंगा बढ़ता जावे, भाग्य आप ही अपना करता जावे रे। जिसके सर पे जुनू जिगर पे लक्ष्य नजर पे चढ़ जावे रे, वही कलेक्टर हो 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 जावे रे, वही कलेक्टर